वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला क्लास 11th के टॉपिक सेल में आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे ये सेल है, ठीक। इस सेल के बीचों बीच में जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम देखें प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस का जो पोजीशन होती है वो कुछ हटके होती है। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक, और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम देखें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो करी थी, किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी, कहाँ पर करी थी? एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्किड, उसकी रूट की सेल में इसको देखा था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट की रूट की सेल में डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। अगर हम देखें न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल या हार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के बाहर मींस अगर हम बोले सेल, तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो साइटोप्लाज्मिक होंगे। उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो प्लांट के केस में कौन होता है? प्लास्टिड्स होता है। लेकिन अगर देखें तो साइटोप्लाज्म के अलावा जो भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारा एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कहलाता है, और जो हमारा कौन है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है सेल का। अगर हम देखें न्यूक्लियस जो होता है किन किन में पाया जाता है? न्यूक्लियस जो है वो सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि वहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जैसे एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी हर जगह हम लोग पढ़ रहे हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेल में हम लोगों को आरबीसी में एब्सेंट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि आरबीसी जो होती है वो दो होती हैं। एक यंग आरबीसी होती है और एक आरबीसी कैसी होती है? हमारी मैच्योर। एक यंग आरबीसी है और एक कैसी है? मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस कैसा होगा? एब्सेंट होगा, जबकि यंग आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एक टाइम बाद जो है वो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? हमारा एब्सेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं और किन में एब्सेंट होगा, सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं फ्लोएम की, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होती हैं जाइलम की, वहाँ पर भी ये हमको एब्सेंट मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है सभी सेल्स में सेंटर में, मींस सेल के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जिन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है वहाँ पर कहीं कहीं हम देखने को मिलता है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मींस ऐसी सेल, साइट्स मतलब क्या होता है? सेल, और एडिपोस मतलब फैट स्टोरिंग। फैट स्टोरिंग ऐसी सेल्स जो फैट को स्टोर करती है, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है? सेल की पैराफेरी पर होता है, मींस बिल्कुल किनारे पर होता है। अगर हम देखें तो कॉलमनर सेल्स जो होती है, इन कॉलमनर सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा जो होगा ये कहाँ पर? बेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? बेस में प्रेजेंट होता है। बेस में मतलब है कि जैसे ये सेल हम बना दें, ये सेल इसके कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेस पर प्रेजेंट होता है। तो कॉलमनर सेल में बेस पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एक्सेंट्रिक इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंटर से कुछ हटके प्रेजेंट होता है, ठीक। तो प्लांट सेल के केस में हमने देखा कैसा होता है? एक्सेंट्रिक होता है। बेसल कहाँ पर, मतलब बेस में कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉलमनर सेल्स में। और एडिपोसाइट सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें नंबर के केस में कि कितने कितने होते हैं, तो हम देखते हैं दो कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं एन्यूक्लिएट। जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बाइन्यूक्लिएट। जिसमें क्या कहते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको कहलाते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ए न्यूक्लिएट मीन सिंगल न्यूक्लियस। ए न्यूक्लिएट मतलब सिंगल होता है, और जनरली सभी सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। बाइन्यूक्लिएट मीन्स दो न्यूक्लियस पाया जाएगा, और दो न्यूक्लियस की कंडीशन हमको पैरामीशियम में देखने को मिलती है। हमने पैरामीशियम देखा कुछ इस तरीके का होता है। पैरामीशियम में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। तो दोनों ही क्या है? न्यूक्लियस है, मेगा और माइक्रो होते हैं। तो दो न्यूक्लियस होते हैं तो इस तरीके का। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें पाई जाती हैं।
एक प्लांट में देखने को मिलता है, एक एनिमल केस में देखने को मिलता है। प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। और एनिमल के केस में हमको बोलते हैं सिंसिटिकल। अब दोनों केसेस क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल्स लगी हुई हैं और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है। हमने ये बोल दिया, अगर एनिमल के केस में देख रहे हैं, हमने बोल दिया कि जो बीच का जो सेप्टा है, हर सेल को डिवाइड करने वाला, पार्टीशन करने वाला सेप्टा है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। जिस कारण से ये सभी सेल्स के न्यूक्लियस जो हैं वो कैसे हो गए? आपस में फ्यूज्ड हो गए। तो ऐसा जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा सिंसिटिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंसिटिकल कंडीशन कहलाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? प्लांट में मान लीजिए सभी सेल्स हैं। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है हमको? एस्कैरिस में। एस्कैरिस में देखने को मिलती है। जबकि इसमें प्लांट में क्या होता है? प्लांट के केस में क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जब भी सेल डिवाइड करेगी तो वहां पर केवल और केवल क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कभी भी वहां पर क्या नहीं होगा? साइटोकाइनेसिस की कंडीशन नहीं पाई जाती है। तो ये वाला जो हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सिनोसिटिक, और ये हमारा जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? सिंसिटिकल कहलाता है। उसके बाद अगर शेप की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेप पाया जाता है न्यूक्लियस जर्म सेल्स में, ओवल होता है कॉलमनर सेल्स में, डिस्क्वाइडल होता है, डिस्क शेप होता है इंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। किडनी शेप आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। हॉर्सशू शेप आपको देखने को मिलेगा वॉर्टिसेला में। कहाँ देखने को मिला था? वॉर्टिसेला में। अब इंपॉर्टेंट ये आते हैं बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, मल्टीलोब्ड। बाइलोब्ड WBC आपने सुनी होगी कि ब्लड के अंदर हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है जो सेल्स, उनको बोलते हैं WBC या ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स कई दो टाइप की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। बाइलोब्ड न्यूक्लियस हमेशा WBC की एसिडोफिल सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एसिडोफिल्स। ट्राइलोब्ड हमेशा पाया जाता है बेसोफिल सेल्स में। किस में पाया जाता है? बेसोफिल सेल्स में। और जबकि मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? न्यूट्रोफिल सेल्स में। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो चेंज होता है। जैसे बाइलोब्ड का मतलब है कि दो लोब होंगी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, दो लोब दिखती हैं। ट्राइलोब्ड मतलब है एक इस तरीके से, बीच में फिर उभार आ जाएगा, और एक इस तरीके से, तो ट्राइलोब्ड हो गया। मल्टीलोब्ड का मतलब होता है कि बहुत सारी लोब्स पाई जाएंगी। ठीक, यहाँ पर कहो तो यहाँ पर एक लोब बन जाए, यहाँ पर एक लोब बन जाए, तो ये हमारा कैसा हो जाता है? मल्टीलोब। अगर मोनली फॉर्म देखें तो मोनली फॉर्म जो है वो किस तरीके से होती है? जैसे बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं ना, इस तरीके से। आपने मोनली फॉर्म रूट में देखा होगा, इस तरीके से। तो ये वाला हमारा मोनली फॉर्म न्यूक्लियस होता है। और एक होता है हमारा ब्रांच्ड न्यूक्लियस। ब्रांच न्यूक्लियस कैसा होता है? कई सारी ब्रांचेस में इस तरीके से ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो जब इस तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है तो हमारा ये कैसा होता है? ब्रांच न्यूक्लियस होता है। और बाकी ये हमारा कैसा है? मोनली फॉर्म ही है। ये हमारा कैसा है? आपको देखने को मिलेगा बाइलोब्ड है। ये हमारा मल्टीलोब्ड होगा, और मल्टीलोब में अगर ये दो हटा दे तो हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा ट्राइलोब्ड हो जाएगा। अगर देखें तो जो मोनली फॉर्म ही है, ये आपको किस में देखने को मिलता है? स्टेंटर। किस में देखने को मिलता है? स्टेंटर में देखने को मिलता है। जबकि जो आपको ब्रांच्ड है ये आपको देखने को मिलता है इंसेक्ट के लार्वा में। किस में देखने को मिलता है? इंसेक्ट के लार्वा में। और इंसेक्ट क्या है यहाँ पर? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के इंसेक्ट के लार्वा में आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रांच्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो न्यूक्लियस का होता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो के आधार पर न्यूक्लियस का साइज डिसाइड होता है।
अगर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशंस की, मीन्स केमिकल क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं न्यूक्लियस में हमारे, या न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें 80% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर हम बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है 80% जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो 65% जो होती हैं ये एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं। कैसी होती हैं? एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं, या फिर हम ये बोल दें एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। जबकि 15% जो हमारी होती हैं ये कैसी प्रोटीन होती हैं? बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। कैसी होती हैं? बेसिक प्रोटीन्स। तो आपको ये पता चला है कि सबसे पहले प्रोटीन्स होती हैं कितनी? 80%, 65% एसिडिक होती हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, 50% हमारी कैसी होती हैं? बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद देखते हैं डीएनए। डीएनए कितना परसेंट होता है? 12%। आरएनए कितना परसेंट होता है? 5%। लिपिड 3%। उसके अलावा मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी मिनरल्स हैं, ठीक। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस का जो बेसिक था वो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती हैं। न्यूक्लियस अगर हम देखें तो न्यूक्लियस 4 चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहले होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है न्यूक्लियोलस। लिक्विड मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और कौन सा है? न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी दोनों क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर जो बीच में सेंटर में है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये साइड में भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे। जो अंदर भरा हुआ लिक्विड मटेरियल है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये इस तरीके का लिक्विड मटेरियल। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल है। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के साथ साथ हम लोग 3 टॉपिक, इसके 3 पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का एनवेलप होता है, मींस न्यूक्लियस को कवर करने वाली चीज होती है। आप जानते हैं न्यूक्लियस को बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल नेम जो न्यूक्लियस का होता है वो कैरियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियो। और कैरियो का मतलब होता है जब न्यूक्लियस, तो थीका मतलब होता है कवरिंग। तो इसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कैरियोथीका। क्या बोलते हैं? कैरियोथीका। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप का दूसरा नाम क्या हो गया? कैरियोथीका। सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम लोगों किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलेमा। तो हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलेमा, कैरियोथीका किसके नेम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। हमने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनती है। हमने देखा एक आउटर लेयर है और एक कैसी है? इनर लेयर है। आउटर लेयर और इनर लेयर, ये हमारी आउटर लेयर है, ये हमारी कैसी लेयर है? इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है और इनर लेयर, दोनों लेयर किसकी बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। ट्राइलैमिनर मींस 3 पोर्शंस में बनी हुई होती है, 2 प्रोटीन 1 लिपिड, 2 लिपिड 1 प्रोटीन। ठीक, तो 2 लेयर होती है हमारी, एक आउटर एक इनर। दोनों किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है। और कैसी होती है? ट्राइलैमिनर। बात करते हैं जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है या उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोकैरियोथीका। क्या बोलते हैं? एक्टोकैरियोथीका। एक्टो मतलब बाहर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, थीका मतलब कवरिंग। अंदर वाली को बोलते हैं एंडोकैरियोथीका। जो बाहर होती है, यहां पर बाहर क्या लगे हुए होते हैं?
राइबोसोम्स। क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम्स। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की न्यूक्लियस की जो बाहर वाली लेयर होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, यही आगे चल के जाकर क्या फॉर्म करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अगर अंदर वाली की बात करें तो अंदर वाली क्या होती है? एंडोकैरियोथिका होती है, जहां पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर लैमिना या कॉर्टेक्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है दोनों एनवेलप के बीच में, न्यूक्लियर एनवेलप के, उसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये हमारा क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हमने देखा जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और दोनों लेयर है, इनके बीच में ये खाली जगह पाई जा रही है, मीन्स ये क्या है? पोर है। और इस पोर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। ये न्यूक्लियोपोर एक न्यूक्लियस में 1000 से लेकर 10,000 तक हो सकते हैं, जिनका शेप कैसा होता है? ऑक्टागोनल। जिनका शेप कैसा होता है? ऑक्टागोनल। हमने देखा ये पोर जो है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, जिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं। ठीक, ये एनुलस और पोर आपस में मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब अभी तक हम लोगों ने जो न्यूक्लियर एनवेलप में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ये दो लेयर से मिलकर बनता है न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों लेयर जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ट्राइलेमिनर होती है। आउटर लेयर को एक्टोकैरियोथिका, अंदर वाली लेयर को एंडोकैरियोथिका बोलते हैं। दोनों के बीच में स्पेस क्या नाम दे दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर लेयर पर क्या थे? राइबोसोम्स जुड़े हुए थे, और वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती। अंदर वाली में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं? प्रोटीन के फाइबर्स लगे हुए होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लैमिना या न्यूक्लियर कॉर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उसमें पोर्स पाए जाते हैं। अच्छा, पोर्स क्यों होंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसफर होगी, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जगह होगी। अंदर जो आरएनए बन रहे हैं उसको भी बाहर निकलने की जरूरत है। आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं, तो क्रेब्स साइकिल भी जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स जो हैं वो बनेंगे, और एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन कौन देगा? यही न्यूक्लियस से निकलेगी। ठीक है, तो कई सारे एंजाइम्स वगैरह बनने के लिए यहाँ से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, तो जिस वजह से जाती है वहाँ वो क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो हमने देखा ये क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं इनका शेप ऑक्टागोनल होता है। कितने होते हैं? तो 1000 से लेकर 10,000 हो सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पोर का डायमीटर की बात करें तो 400 से लेकर 1000 इसका डायमीटर होता है। अगर हम एवरेज डायमीटर देखें तो एवरेज डायमीटर होता है 800 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस का जो पोर होता है ना, वो उसका शेप ऑक्टागोनल होता है, जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं एनुलस। और इस दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स या पोर बास्केट बोलते हैं। हमने देखा इसका ओरिजिन कब होता है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती कब है। एक सेल जब आगे चल के दो सेल्स न्यू सेल्स बनाती, मतलब न्यू डॉटर सेल्स बनाती हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे, जब हम लोग सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक फेज होती है जिसको बोलते हैं टीलोफेज, और इस टीलोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आगे चल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते हैं। हमने देखा इसका फंक्शन क्या होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है अंदर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाहर भेजना, अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको बाहर भेजना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अंदर बन रहे हैं उनको बाहर भेजना, आइंस को बाहर भेजना, राइबोसोमल सब यूनिट्स को बाहर भेजना, क्योंकि राइबोसोम जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं, एनओआर रीजन के पास बनते हैं, और उनको बाहर भेजेंगे तभी तो हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट लिक्विड मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अभी हमने आपको बोला सैप मतलब होता है लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर का है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सैप। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ मतलब ऐसा फ्लूइड जो कैसा हो? ट्रांसपेरेंट हो या वाइट हो, तो इसको बोलते हैं कैरियो लिम्फ।
कैरियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का लिक्विड कैरियोप्लाज्म। लिम्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स, और कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मींस हल्का गाढ़ा भी होता है, मींस कोलाइडियल नेचर भी होगा उसका। क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल होता है, mRNA होता है, tRNA होता है, एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का स्केलेटन बनाता है, मींस न्यूक्लियस का आज जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी चीज़ अपनी जगह पर टिकी हुई है वो इसी वजह से टिकी हुई है क्योंकि वहाँ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को शेप देने का काम करता है। अगर देखें तो जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करते हैं तो आधा एक सेल में चला जाता, आधा एक सेल में। लेकिन उनको अलग अलग करने के लिए कोई एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कोई फाइबर्स चाहिए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और यही स्पिंडल फाइबर जिन प्रोटीन से बनते हैं उनको बोलते हैं स्पिंडल प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस को ईल जो फिश है ना, इसकी स्किन में देखा गया था। किसने देखा था, फोंटाना ने। फोंटाना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियोलस को देखा था, किसमें देखा था, ईल की स्किन में देखा था। जबकि अगर हम बात करें वोमेन्स की तो वोमेन ने क्या किया था कि उसके टर्म दिया था। और वैगनर की बात करें तो वैगनर ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो वैगनर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, मींस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस का दिया था। वोमेन्स जो थे उन्होंने क्या करा था, इस टर्म को दिया था, न्यूक्लियोलस टर्म दिया था, और फोंटाना ने स्किन सेल्स में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स के NOR रीजन से जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से क्रोमोसोम के कौन जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ होता है। ये एब्सेंट होता है किसमें, स्पर्म में, प्रोकैरियोट्स में, RBC में, ईस्ट में, इन जगह पर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोलस एक सिंगुलर वर्ड है जबकि न्यूक्लियोलाई एक प्लूरल वर्ड है। मींस न्यूक्लियस के अंदर एक पाया जा रहा है तो न्यूक्लियोलस है, कई सारे हैं तो न्यूक्लियोलाई है। एक सेल के अंदर, और पहली बात तो ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल्स में ये पाए जाते हैं, हैप्लॉइड में नहीं होते हैं। देखिए मैंने बताया स्पर्म कैसी सेल्स है, हैप्लॉइड सेल्स है, एब्सेंट होगा, ठीक। उसके बाद डिप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं। अगर हम बात करें मैन की सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स मींस जर्म सेल्स को छोड़कर बाकी बॉडी की जितनी सेल्स होती हैं मींस उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। वो सोमैटिक सेल्स के अंदर हर कितना होता है, 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कितना होता है, 5 न्यूक्लियोलाई होता है, सॉरी न्यूक्लियोलाई। जीनोपस एक एनिमल है, उस एनिमल के oocytes में, क्या oocytes में कितने होते हैं, 1000 न्यूक्लियोलाई होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये डार्क होता है, ठीक। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, 4 पार्ट से ये मिलकर बनते हैं। पहला कहलाता है पार्स एमोर्फा, दूसरा फाइब्युलर जोन, तीसरा ग्रैन्युलर जोन, चौथा कहलाता है न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमैटिन्स कहलाता है, ठीक। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या बनाती हैं, RNA जो इनके यहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन स्टोन एसिडिक प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, नॉन स्टोन एसिडिक प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है RNA को सिंथेसाइज करना, राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना। तो ये जो वर्क होता है, ये फंक्शन किसका होता है, न्यूक्लियोलस का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोलस के 4th सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।